So, welcome all of you. Today is our topic National Emergency 1975. आखिर नेशनल इमरजेंसी जो आपातकाल था देश में 1975 में वो क्या रीज़न थे जिसके कारण इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। आज इस पर ही डिस्कस करेंगे और आखिर इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। देखते हैं कि आखिर वो क्या रीज़न थे जिसके कारण इंदिरा गांधी मजबूर हो गई थी, क्योंकि इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ हैं कि इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी को अपने फ़ायदे के लिए लगाया था। कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी तो लगानी ही नहीं चाहिए थी, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी। तो आज देखते हैं कि आखिर वो क्या रीज़न थे। सो लेट्स स्टार्ट। इमरजेंसी बैकग्राउंड। देखिए, इमरजेंसी को समझने के पहले हमको उसका कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि आखिर इमरजेंसी आखिर लगाई ही क्यों गई थी। देखिए, आफ्टर 1967 इंडियन पॉलिटिक्स वाज चेंजिंग। 1967 के बाद में भारत की जो राजनीति है वो बदल रही थी। मतलब देखिए, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। फिर 1965 में 1965 में भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। तो जब 1967 में इंदिरा गांधी आई थी, एक नई लीडर बन के आई थी, तो इनसे इनसे इंदिरा गांधी से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। तो मानना जाता है कि इंदिरा गांधी काफ़ी फेमस थी और उस समय लोगों को इंदिरा गांधी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि हाँ, अब देश की हालत और जो देश की कंडीशन बिगड़ चुकी है वो इंदिरा गांधी के आने के बाद काफ़ी अच्छा उसमें रिफॉर्म्स आएंगे और काफ़ी सुधार आएंगे। और उस समय ये काफ़ी फेमस लीडर भी थी, सभी इनको पसंद करते थे, चाहे वो इनके खुद के पार्टियों के लीडर हों या आम पब्लिक हो। इनको काफ़ी मतलब कह सकते हैं पॉपुलर लेडी थी ये उस समय, इंडिया में काफ़ी पसंद किया जाता था इनको। तो इन 1967 देखिए, इंदिरा गांधी आई और 1967 में कांग्रेस के समय में ही देयर वाज ए पीजेंट रिवोल्ट विद द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार। ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था। ये जो था पीसेंट्स रिवोल्ट, जिसको कहते हैं किसान आंदोलन था। इंदिरा गांधी थी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और इनके समय में ही एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो गया था। इसको भी हम समझते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार, ये देखिए, ये चारू मजूमदार की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन, इसको बोला जाता है, खड़ा हो गया था। देखिए, पश्चिम बंगाल के एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं नक्सलवाड़ी। उस नक्सलवाड़ी से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, एक मूवमेंट शुरू हुआ था। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये वहां की जो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका एक लीडर थे चारू मजूमदार और कानू सन्याल। याद रखना नाम, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने स्टार्ट करा था 1967 में। और ये किसान रिवोल्ट था, लेकिन बाद में क्योंकि ये नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था तो इसको बाद में बोला गया था एक नक्सली आंदोलन। अब ये चारू मजूमदार और कानू सन्याल का क्या कहना था। चारू मजूमदार और कानू सन्याल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और इन्होंने भारत सरकार के अगेंस्ट 1967 में एक सशस्त्र विद्रोह करा था, मतलब हथियार बंद विद्रोह कर दिया था। बिल्कुल इनके सपोर्ट में जो लोग थे उन्होंने हथियार उठा लिए थे और भारत सरकार से सीधी लड़ाई का एक डिक्लेरेशन कर दिया था। इनका मानना यह था कि आज जो किसानों की कंडीशन है वो सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हो गई है। आज जो किसान अपनी जमीन पे ही जो खेती कर रहे हैं, उनकी जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं। बड़े लेवल पे उनका जो प्रोडक्शन होता है जमीनों का, उसका 50% प्रोडक्शन जमींदार ले लेते हैं। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। तो आज जो भी किसानों की कंडीशन हो गई है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर में खाने को नहीं है, लेकिन उनको जमीनों पे खेती करते हैं, उसका भी आधे से ज्यादा प्रोडक्शन जमींदार ले लेते हैं। तो ये सब सरकार के जो बड़े पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के करप्शन के कारण हो रहा है। चारों तरफ लूट मार हो गई है और किसानों की पूरी कंडीशन खराब हो चुकी है। तो चारू मजूमदार का कहना यह था कि अब इस कंडीशन को, क्योंकि ये कंडीशन बहुत पहले से चल रही थी, किसान काफी परेशान थे उस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, किसान परेशान नहीं थे। तो लेकिन चारू मजूमदार का यह कहना था कि अब हम पीसफुली रिवोल्ट नहीं करेंगे, अब हम पूरी तरीके से सशस्त्र यानी हथियारबंद रिवोल्ट कर देंगे। तो इन लोगों ने हथियार उठा लिए थे। इनका कहना यह था कि अब हम हथियारों के दम पर ही इस तरह के जो जमींदार जमीनों को हड़प रहे हैं, हमारे कह सकते हैं घरों पे आए दिन इंटर हो जाते हैं और हमारे को बिल्कुल ठीक से, मतलब कोई भी हमको फैसिलिटी गवर्नमेंट की मिल नहीं रही है, ना हमारे यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी पहुंच रही है, ना हमको कोई दूसरी फैसिलिटी मिल रही है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे।
पूरी तरह से। और ये कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करती थी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी। हमने देखा है कि चीन तो पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री है, तो ये लोग पूरी तरीके से कम्युनिस्ट, और चीन की भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो इनको पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। और चारू मजूमदार चीन के जो लीडर हुआ करते थे, जो ग्रेट लीडर थे मो से तुंग, उनसे काफी प्रभावित थे, उनसे काफी कह सकते हैं इम्प्रेस थे चारू मजूमदार, क्योंकि हमेशा चीन में जो कह सकते हैं रिवोल्ट हुए हैं उसमें माओ का भी ये कहना था कि बिना हथियारों के कोई भी क्रांति, कोई भी रिवोल्ट सफल नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, और अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको हथियार तो बिल्कुल उठाना ही पड़ेगा। तो चारू मजूमदार का भी यही कहना था कि हम माओ से तुंग से काफी प्रभावित हैं और उनके बेस पर ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं जैसे उनने चीन में लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन कुछ समय बाद बात यही थी कि जब इन्होंने हथियार उठा लिए थे तो कम्युनिस्ट पार्टी से ये लोग अलग हो गए थे। मतलब शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने खुद का एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था पूरी तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था जो कह सकते हैं उस समय इंदिरा गांधी के समय हुआ। इंदिरा गांधी ने इसको रोकने की काफी कोशिश करी थी, जिसमें पुलिस और आर्मी लगाई गई थी, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, काफी निर्दोष लोग मारे गए थे, इनोसेंट पर्सन। लेकिन ये मूवमेंट पूरी तरह से रुका नहीं था। इन लोगों का कहना था कि जमीन उसी की है जो उस पर खेती कर रहा है, जंगल उसी का है जो वहां पे रह रहा है। तो माना जाता है कि ये जो लड़ाई थी जिसको आज हम नक्सली लड़ाई कहते हैं, ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी, और ये आज भी जारी है। किसी भी गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश ना तब तक की है और ना इसको मूवमेंट को रोका गया है। आज भी आप न्यूज़पेपर और चैनलों में देख लेते हैं कि कई बार आता है कि नक्सलियों ने पुलिस के जवानों को मार दिया है, या कई तरह के सीआरपीएफ के जवानों से उनकी मुठभेड़ हुई थी जिसमें नक्सली जवान मारे गए हैं। तो इनकी खुद की आर्मी होती है और ये प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं इनको। ये आज भी जारी है ये लड़ाई, और ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हो रही है। आज भी एक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का भी ईस्टर्न साइड में ये नक्सली मूवमेंट होती रहती है, और इनसे सीआरपीएफ और पुलिस की काफी कह सकते हैं फायरिंग में मारे जाते हैं, आम लोग भी मरते हैं, ये लोग भी मरते हैं। तो ये मूवमेंट आज तक कंट्रोल नहीं किया गया। इसको रोकने की हालांकि बहुत कोशिश करी, लेकिन ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहा और आज भी जारी है। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, और ये सब किसानों की कंडीशनों के कारण ही हुआ था। इसके बाद ही हमने देखा है कि 1971 में एक इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए। देखिए 1971 तक आते आते जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वहां पे पूरी तरीके से वेस्टर्न पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंसी की डिमांड होने लगी थी। ईस्टर्न पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनका कहना यह था कि हम वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और हमको पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसके कारण पाकिस्तान ने वहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा किया था, जिसके कारण काफी लोग ईस्टर्न पाकिस्तान से माना जाता है कि 80 लाख लोग भारत में आ गए थे शरणार्थी बन के, रिफ्यूजी बन के। कहाँ जाते, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी उनको मार रही थी, उनके साथ कह सकते हैं बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो जिसके कारण बाद में भारत ने उनको पूरी तरह से सपोर्ट करा। अभी हम इस पर पूरे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर फिर बहुत लॉन्ग होने वाला है। तो यह समझना है कि भारत के सपोर्ट से पूरी तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आजाद हो गया वेस्ट पाकिस्तान से, और बांग्लादेश एक अलग ही नेशन बन गया। तो ये इंदिरा गांधी की काफी बड़ी अचीवमेंट थी उस समय कि इंदिरा गांधी की ही लीडरशिप में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे कहीं ना कहीं। जो पाकिस्तान दो था, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से और इंदिरा गांधी की कह सकते हैं अच्छी पॉलिसियों से पाकिस्तान को पूरी तरह से बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी थी 1971 में, और बहुत बुरी हालत हो गई थी पाकिस्तान की उस समय। और फाइनली ये हुआ था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। तो उस समय इस चीज से इंदिरा गांधी की काफी अचीवमेंट बढ़ गई थी और लोगों को उनसे काफी उम्मीदें भी हुई थी। लेकिन कंडीशन ये हुई थी कि बांग्लादेश बन तो गया था और पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हो गए थे, लेकिन इसके कारण हमारे इंडिया की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि 1962 में हमारा चीन से भी वॉर हो चुका था, 1965 में हमारे पाकिस्तान से वॉर हुआ, और वापस 1971 में एक बार और पाकिस्तान से युद्ध हो गया था। जिसके कारण यह हुआ था कि 80 लाख लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आ गए थे, जहां पर उन लोगों को रखा गया था, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ रहा था। और यूएस जो था उस समय, अमेरिका, जैसे कि यूएस उस समय पाकिस्तान के फेवर में था, तो यूएस ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। और उस समय भारत का पूरा सपोर्ट यूएस नहीं करता था, अमेरिका नहीं करता था।
तो हमारा अमेरिका से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था हमारा, हालांकि यूएसएसआर से उस समय अच्छा रिलेशन था। यूएसएसआर जो था, रशिया जो आज का है, वो हमारा पूरा सपोर्ट करता था, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही थी। इकोनॉमी गिर चुकी थी, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल कम था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, और सबसे ज्यादा गांव में बेरोजगारी हो गई थी। इसी के कारण गांव के लोग मजबूर हो गए थे कहीं ना कहीं हथियार उठाने के लिए, और कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि इंडियन गवर्नमेंट को अपना खुद का एक्सपेंडिचर यानी खर्च पूरे करने के लिए लोगों की सैलरी तक को रोक दिया गया था। यहाँ तक कि ये समझ लीजिए गांव में तो बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी उस समय। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ चुकी थी, हमको ऑयल भी सप्लाई नहीं मिल पा रहा था। अमेरिका पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट था, क्योंकि ये वही टाइम था कोल्ड वॉर वाला, जब अमेरिका पाकिस्तान को पूरा फेवर किया करता था। तो उस समय हमको कहीं से कोई सपोर्ट की भी गुंजाइश नहीं थी। तो भारत की धीरे धीरे कंडीशन बिल्कुल गिरने लगी थी। इसके बाद में जो 1971 का जो इलेक्शन हुआ था, इसी के बाद 1971 के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का एक स्लोगन दिया था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था, कि स्लोगन पॉवर्टी रिमूवेबल, मतलब गरीबी हटाना है हमारा ओनली वन मोटिव। लेकिन उनका ये मकसद पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख नहीं रहा था, लोग तो पूरे परेशान थे। 1972 और 73 तक आते आते पूरा मानसून फेल हो चुका था। इतनी बुरी कंडीशन में जब मानसून भी फेल हो गया, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुकी थी, कहीं सूखा पड़ चुका था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा गिर चुका था, इंडिया की कंडीशन उस समय बहुत बुरी हो चुकी थी, खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी, और पूरे देश में बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा था। ये वो टाइम था जब पूरा भारत बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा था, और हमको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं था। यहाँ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई थी कि हमको इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। तो इसी समय जो दूसरी अपोजिशन की पार्टियां थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी हो गई, क्योंकि उनका कहना यह था कि जितनी भी कंडीशन खराब हो रही है, ये सब कांग्रेस पार्टी और उनके लीडरों के कारण हो रही है, और कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और उन्हीं की पॉलिसियों से ये सब हो रहा है। तो अपोजिशन ने पूरी तरह से कांग्रेस का यहाँ पे एक विरोध करना शुरू कर दिया था, अगेंस्ट हो गई थी, और यहीं से शुरू हो गए थे मूवमेंट। 1974 तक आते आते कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी गुजरात की, कि गुजरात में जो स्टूडेंट थे उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई और खाद्य तेल मतलब ऑयल की कीमतें बढ़ रही थी, खाने पीने की चीजें की, नॉर्मल चीजों की कीमत अगर इतनी बढ़ेगी तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। माना जाता है कि स्टूडेंटों का रिवोल्ट था, जहां ये बहुत बड़ा रिवोल्ट इन्होंने करा था, और इनका कहना यह था कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और आम सिविलियंस के पास इतना पैसे नहीं है कि वो इस महंगाई से पार पा सकें। तो इस तरह का एक रिवोल्ट गुजरात में हो गया था, और ये रिवोल्ट में पूरी तरह से अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मूवमेंट हो चुका था, एक पॉलिटिकली मूवमेंट हो चुका था, जिससे काफी इंदिरा गांधी की जो एक लीडरशिप थी उसको भी काफी नुकसान हो रहा था। लीडरशिप जो फेमस थी ना इंदिरा गांधी, उनको काफी धक्का लग रहा था, इनसे शॉक्ड हो गई थी, को इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, क्योंकि गुजरात में तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और पूरी तरह से अपोजिशन पार्टी के लीडरों का कहना यह था कि कांग्रेस के ही जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, सरकार का जो पैसा गरीबों के लिए आता है वो पैसा बीच में ये लोग खा लेते हैं, अपने खर्चे पूरे करते हैं उससे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह से अब कांग्रेस को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। और अपोजिशन की जो पार्टियां थी उनका कहना यह था कि यहाँ पे गुजरात में वापस इलेक्शन होंगे और वापस चुनाव करवाए जाएंगे, और कांग्रेस तो बिल्कुल यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। इसी के कारण गुजरात की कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि मजबूरन बात यहाँ ये आ गई थी कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पे गुजरात में इमरजेंसी लगाई थी। हालांकि ये भी गुजरात की इमरजेंसी है, पूरे भारत की इमरजेंसी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि देखिए इमरजेंसी क्या होती है। गुजरात में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इमरजेंसी जब लगाई जाती है ना, तो इमरजेंसी जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडिया में हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटके कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गुजरात में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, वो लगाई गई थी आर्टिकल 356, याद रखना, मतलब 356 आर्टिकल ये कहता है कि अगर किसी एक स्टेट की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट होने लगते हैं, लोग हथियार उठा लेते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 356 ये कह रहा है कि किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, पूरे भारत में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गुजरात में इमरजेंसी लगा दी गई थी। लेकिन यही था कि इमरजेंसी कब लगाई जाएगी, जब पूरे भारत में बहुत ज्यादा दंगे फसाद होने लगेंगे, एक सिविल वॉर हो जाएगा, या
कोई सशस्त्र विद्रोह होगा, लोग हथियार लेके लड़ने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में, दो बार लगाई गई थी। एक तो भारत चीन युद्ध के समय लगाई थी और एक लगाई गई थी भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह दिया हुआ है कि इमरजेंसी उस समय लगाई जाएगी जब हमारा किसी बाहरी देश से युद्ध चल रहा होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल अटैक जब इंडिया पे होगा तो इमरजेंसी लगाई जाएगी, या इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है तो इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे कोई इंटरनल, यहाँ पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी, क्योंकि हमारा देखिए किसी एक्सटर्नल कंट्री से वॉर नहीं चल रहा था इस समय, ना हमारा कोई चीन से वॉर चल रहा था, ना हमारा पाकिस्तान से वॉर चल रहा था। तो यहाँ जो इमरजेंसी लगाई गई थी ओनली गुजरात में लगाई गई थी। वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगाई गई थी, क्योंकि आर्टिकल 356 कहता है कि किसी एक स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है अगर वहां की कंडीशन बुरी हो जाए तो गुजरात में इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन विपक्षी अपोजिशन पार्टी के लीडरों का यही कहना था कि इमरजेंसी आप ऐसे नहीं लगा सकती, यहाँ पे कोई हथियारबंद लोग नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे लोग अपने अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी थी उनकी काफी रिस्पेक्ट खराब हो रही थी, क्योंकि यहाँ कोई हथियारबंद लोग नहीं लड़ रहे हैं, नॉर्मल आम पब्लिक है, और आम पब्लिक का ये हक होता है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको अधिकार देता है। लेकिन फिर भी गुजरात में इमरजेंसी लगा दी। तो कहा गया था कि गुजरात की सरकार को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगा दी जाती है ना, तो इमरजेंसी में रहना किसी तरह की हड़ताल नहीं होगी, किसी तरह का स्ट्राइक नहीं होगा, किसी तरह के प्रोटेस्ट नहीं होंगे। पूरी तरह से पावर जिस भी जगह पे इमरजेंसी लगाई जाती है वहां की पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने अकॉर्डिंग वहां पे काम करती है। और पूरी पावर पुलिस और आर्मी को दे दी जाती है कि शांति व्यवस्था वहां पे आप कायम करें, और वहां पे जितने भी रिवोल्ट हो रहे हैं उनको सप्रेस्ड कर दे, दबा दिया जाए। तो यहाँ पे यही हुआ था। लेकिन इसके बाद ही गुजरात में तो इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इसके बाद ही 1974 में बिहार में भी इसी तरह के स्टूडेंटों ने रिवोल्ट कर दिया था। यहाँ पे भी ये समझना है। लेकिन यहाँ ये था कि देखिए गुजरात में तो इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन अब बिहार में थोड़ी ना इमरजेंसी लगा सकते थे। हर जगह इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है, बहुत मुश्किल होता है इमरजेंसी लगाना। तो बिहार में भी इसी तरह का रिवोल्ट हो गया। लेकिन बिहार के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस रिवोल्ट के लिए देखिए जयप्रकाश नारायण को बुला लिया था अपने ग्रुप। ये जो जयप्रकाश नारायण थे काफी फेमस लीडर थे उस समय, इनकी भी काफी डिमांड थी, भारत की राजनीति के काफी कह सकते हैं एक स्टार माने जाते थे जयप्रकाश नारायण। और ये राजनीति पूरी तरह से छोड़ चुके थे, पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, और नॉर्मल सोशल वर्क कर रहे थे। तो बिहार के स्टूडेंटों ने इनको अपने साथ मिलाया, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार जयप्रकाश नारायण अगर हमारे रिवोल्ट से जुड़ जाएंगे तो फिर ये आंदोलन पूरी तरह से सक्सेसफुल होना है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा थी उस समय। तो जयप्रकाश नारायण को बुलाया कि आप भी हमारे पूरी तरह से रिवोल्ट को ज्वाइन करें, ये बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और सब आम पब्लिक परेशान हो रही है। तो जयप्रकाश नारायण ने उनसे कहा कि मैं आपके मूवमेंट को सपोर्ट करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये थी कि मूवमेंट और आंदोलन किसी भी तरह से वॉयलेट नहीं होगा, किसी को मारा नहीं जाएगा, हथियार नहीं उठाए जाएंगे, एक भी पर्सन को मारा नहीं जाए, पीटा नहीं जाए, हम सिर्फ पीसफुली रिवोल्ट करेंगे। तो स्टूडेंटों ने उनकी बात मान ली कि आप हमारा मूवमेंट को ज्वाइन करें और हमारे लीडर बन जाएं, हम किसी तरह का खून खराबा नहीं होने देंगे। दूसरी बात जयप्रकाश नारायण का कहना यह था कि इसको बिहार तक ना रखते हुए हम पूरे भारत में फैला देंगे इसको। उन्होंने बोला ठीक है, बिल्कुल आप भारत के बाहर भी हम फैलाएंगे इस मूवमेंट को, हम सिर्फ गुजरात बिहार तक नहीं रखेंगे। जयप्रकाश नारायण जो अगर जैसे ही जयप्रकाश नारायण इस रिवोल्ट से जुड़े तो फिर तो ये था कि हजारों हजारों की संख्या में लोग बिहार में रिवोल्ट करने के लिए पहुंचने लगे, और कांग्रेस का पूरी तरह से बहिष्कार, वो कहते हैं ना कांग्रेस हटाओ जो एक स्लोगन होता है, उस तरह का स्लोगन गूंजने लगा था बिहार में। और जयप्रकाश नारायण का यही कहना था कि बिहार की कांग्रेस सरकार को हटा दिया जाए और एक नई सरकार आएगी और पूरी तरह से डेमोक्रेसी फॉलो होगी, क्योंकि इनका यह कहना था कि अभी तक तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेसी तो अब हम लाएंगे नई गवर्नमेंट बना के। और कई तरह के कह सकते हैं हड़ताल हो रही थी, स्ट्राइक हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, हजारों लोग सड़कों पर थे, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी पे प्रेशर आ चुका था। लेकिन वो था कि इंदिरा गांधी करें क्या अब। इसके बाद में यह था कि जयप्रकाश नारायण ने पूरी तरीके से इसको संपूर्ण क्रांति का एक स्लोगन दिया था कि फुली रिवॉल्यूशन, जब तक पूरी आजादी हमको नहीं मिल जाती तब तक ये रिवॉल्यूशन चलता चला जाएगा, हम इसको रोकेंगे नहीं। इसके बाद ही रेलवे ने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, रेलवे ने भी मूवमेंट स्टार्ट करी। अब जब रेलवे ने मूवमेंट स्टार्ट करी थी 1974 में, तो रेलवे ने रेल चलाना ही बंद कर दिया कि रेल ही नहीं चलेंगी,
कुछ उनकी डिमांड थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारे को सैलरी नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशनों में सैलरी भी रोक दी थी क्योंकि देश की हालत खराब हो रही थी, तो सैलरी कैसे मिलेगी। तो रेलवे कर्मचारियों का, रेलवे वर्करों का ये कहना था कि सैलरी मिलनी चाहिए। उनके कुछ अलग अलग डिमांडों को लेकर रेलवे ने मूवमेंट कर दी थी। तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जयप्रकाश नारायण जुड़ ही गए थे इन मूवमेंटों से, तो और ज़्यादा ये मूवमेंट तेज़ हो चुके थे। तो रेलवे ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, तो इससे देखिए देश की आधी से ज़्यादा जो इकोनॉमी है ना रेलवे पे टिकी हुई है। अगर रेल ही चलना बंद हो जाएंगी तो फिर कैसे काम होगा। तो रेलवे के मूवमेंट को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई और कंटिन्यू 20 दिन तक मारपीट हुई, अरेस्ट किया गया लोगों को और इनकी कोई डिमांड पूरी नहीं की गई थी। और माना जाता है कि 20 दिन के बाद में रेलवे मूवमेंट तो पुश कर दिया था कैसे भी करके इनने। लेकिन उसके बाद यही था कि जो जयप्रकाश नारायण थे 1975 तक आते आते जयप्रकाश नारायण ने डिक्लेयर कर दिया था मार्च टू संसद, कि अब हम बिल्कुल बिहार से संसद तक जाएंगे, पार्लियामेंट तक। एक ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था। जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के बीच में आके बोला था कि अब हम यहाँ से हजारों लोग संसद तक जाएंगे और अपनी बात मनवाएंगे। और इससे पहले इतनी बड़ी जो रैली कहते हैं ना, इतने तादाद में लोग कभी सड़कों पे नहीं आए थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी दिल्ली के लिए रवाना नहीं हुए थे। तो इनका कहना था मार्च टू संसद, मतलब संसद तक हम जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक रिवोल्ट हो चुका था और पूरी तरह से पॉलिटिकल रिवोल्ट था और काफी अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां थी वो इनको पूरा सपोर्ट भी कर रही थी जयप्रकाश नारायण को, क्योंकि अपोजिशन की पार्टियों के पास ये ऑप्शन हो गया था कि इंदिरा गांधी को हटा और जयप्रकाश नारायण को देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। उनके पास एक ऑप्शन मिल गया था, तो सब जयप्रकाश नारायण को पसंद कर रहे थे। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना था कि ये जो मूवमेंट हो रहे हैं ये किसी चीज के लिए नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इंदिरा गांधी के अपोजिट हो रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी काफी अच्छा काम कर रही हैं, इंदिरा गांधी काफी फेमस लेडी हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं ये अपोजिशन की पार्टियां करवा रही हैं और सब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। नेक्स्ट ये समझना, कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी। अब इस टाइम में जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका में आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वॉइस प्रेसिडेंट, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है उसके जुडिशरी से भी काफी कंट्रोवर्सियां हुई थी। मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट माना जाता है जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसके डिसीजन ही अलग रहेंगे, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दिया करता था उन सारे डिसीजनों को इंदिरा गांधी पलट देती थी। इंदिरा गांधी उन डिसीजनों को नहीं मानती थी। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट से भी इंदिरा गांधी का काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के काफी डिसीजनों को इंदिरा गांधी ने चेंज कर दिया गया था, जो कि पूरी तरह से इलीगल थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी आगे मैं बताऊंगा कि आखिर वो क्या चेंजेस थे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन्हीं सब कंडीशनों के बाद जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिक्लेरेशन करा था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक कह सकते हैं डिसीजन दिया था, जिसमें यह माना गया था कि जो इंदिरा गांधी ने 1971 में जो इलेक्शन लड़े थे वो पूरी तरीके से गलत तरीके से इलेक्शन लड़े थे। करप्ट लीडरों के कारण भ्रष्टाचार करवाया था, पैसा लोगों को दिया था, उसके बाद उनने जो इलेक्शन लड़े थे उसमें उनको जीत मिली थी। मतलब इंदिरा गांधी जो जीती है इलेक्शन में वो कह सकते हैं सरकारी ऑफिसरों से उनने हेल्प ली है, पैसा दिया गया, पूरी तरह से करप्शन करके जीती है। तो उनकी जो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थे उस पर पूरी तरीके से एक रुकावट लग गई थी, क्योंकि फैसला दे दिया था कि अब आप सांसद नहीं रहेंगी। यह फैसला आ गया था और यह दिया था राजनारायण ने। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही एक रिट दी थी। राजनारायण कौन थे? तो राजनारायण 1971 में ही इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो राजनारायण का यह कहना था कि जो इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती है ना, पूरी तरीके से धांधली करके जीती है, गलत तरीके से जीती है। इन्होंने लोगों को पैसा खिलाया था, इन्होंने सरकारी बड़े बड़े ऑफिसरों के, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते उनकी भी हेल्प ली थी और काफी गलत तरीके से इलेक्शन ये जीत गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पर एक डिसीजन दे दिया था कि हाँ, इंदिरा गांधी गलत तरीके से इलेक्शन जीती हैं और अब वो सांसद नहीं रहेंगी। सांसद नहीं रहेंगी से यहाँ पे एक चीज समझना है कि देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्रधानमंत्री, वो सांसद भी होता है। कोई भी प्रधानमंत्री सांसद नहीं होगा तो वो प्रधानमंत्री नहीं होगा। आज भी जो प्रधानमंत्री हमारे देश में है ना, वो कहीं ना कहीं से सांसद का इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो जरूरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो प्रधानमंत्री रहेगा वो कहीं ना कहीं से सांसद का इलेक्शन जीत कर आएगा। और अगर वो मान लो सांसद नहीं है और अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं से सांसद का इलेक्शन जीतना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि अब आप सांसद नहीं है। इसका मतलब ये था कि अगर वो सांसद नहीं है तो वो प्रधानमंत्री सिर्फ 6 महीने तक के लिए रह सकती है, अगले 6 महीने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी, या तो फिर इन 6 मंथ के अंदर वो वापस सांसद का अपने एरिया से, जहां से वो उनको लग रहा है कि वो जीत सकती हैं, वहां से वापस इलेक्शन लड़े, वापस जीते और सांसद अगर बन जाती हैं तो प्रधानमंत्री भी बनी रह सकती हैं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि अब आप सांसद नहीं रहेंगी और अगर आपको प्रधानमंत्री बने रहना है तो दोबारा इलेक्शन लड़िए, दोबारा सांसद बनिए, तो आप प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो यहां इंदिरा गांधी ने फिर ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, इसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई थी। देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम पब्लिक हो, अगर किसी भी जगह के हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। इसी तरह से इंदिरा गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी थी कि मेरे को इस तरह से गलत ठहराया गया है, मेरे ऊपर गलत ब्लेम लगाया जा रहा है। तो इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन करा था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें यह कहा गया कि जब तक फाइनली इस फैसले पर डिसीजन नहीं होता, इंदिरा गांधी की जब तक इस फैसले पर फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक इंदिरा गांधी सांसद तो बनी रह सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इंदिरा गांधी सांसद तो बनी रहेंगी, सांसद बनी रहेंगी तो प्रधानमंत्री भी बनी रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि आप सांसद भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, लेकिन जो लोकसभा पार्लियामेंट में आप नहीं जाएंगी। मतलब उनका पार्लियामेंट में जाने पर बैन लगा दिया था कि लोकसभा के जो सेशन होते हैं, जहां पे कह सकते हैं कोई भी बिल पास किया जाता है, वहां पे आप नहीं जाएंगी। मतलब लोकसभा की कार्यवाही में आप भाग नहीं ले सकती जब तक कि ये पूरा मामला चल रहा है। तो बस यहाँ पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी पे, भली वो प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया था। यहीं से जो विपक्षी पार्टी थी और जयप्रकाश नारायण, वो बिल्कुल पूरी तरह से अड़ गए थे। उनका ये कहना था कि अब इंदिरा गांधी को पूरी तरह से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लेम उन पे लग गया है कि उन्होंने इलेक्शन गलत तरीके से लड़े हैं और इलेक्शन में भी उन्होंने गलत लोगों की हेल्प ली है और यहाँ पे करप्शन हुआ है, देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। तो अब आप या तो आप खुद रिजाइन कर दें इंदिरा गांधी, या जयप्रकाश नारायण और अपोजिशन के लीडरों का यह कहना था कि देखिए 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और 25 जून को जयप्रकाश नारायण और अपोजिशन के लीडरों का कहना था कि अगर इंदिरा गांधी रिजाइन नहीं करेंगी तो नेक्स्ट डे यानी अगले दिन हम दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली निकालेंगे, वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सत्याग्रह करेंगे पूरी तरह से। मतलब हम बैठ जाएंगे भूखे प्यासे और जब तक कि इंदिरा गांधी रिजाइन नहीं करेंगे तब तक वहां से उठेंगे नहीं। ये जयप्रकाश नारायण का कहना यह था कि 25 तारीख को सुबह से ही ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। और जयप्रकाश नारायण का ने इसी समय पूरी तरह से पुलिस और सेना को यह कहा था कि किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप बात ना माने, क्योंकि जयप्रकाश नारायण शायद समझ गए थे कि अब कुछ होने वाला है। और जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और आर्मी को सब लोगों के सामने डिक्लेरेशन करा था कि पुलिस और आर्मी को मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की बात ना माने, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। बस ये बात जयप्रकाश नारायण ने कही थी और इसके बाद इंदिरा गांधी समझ गई थी कि अगर सेना और पुलिस भी हमारे अगेंस्ट हो गई तो इससे तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा और हमारी सरकार गिर जाएगी। इसके बाद में क्या हुआ था, देखिए यहां पर इंदिरा गांधी ने क्या करा था। यहां पर इंदिरा गांधी ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन से एक कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, क्योंकि इसके बाद जैसे ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था 12 जून को 1975 को कि इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा था वो गलत तरीके से लड़ा था, तो इंदिरा गांधी ने इसमें इस डिसीजन को चेंज करने के लिए, यहां पे समझना, इस डिसीजन को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करा था, जिसको माना जाता है 38वां अमेंडमेंट किया था। मतलब 38वां संविधान संशोधन कर दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, कब करा था ये 22, इसमें ये करा था कि 39, सॉरी मैं इसको बाद में बताता हूं आपको, भी इस पे बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये हुआ था, क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन हो गया था, जिसके बाद में जयप्रकाश नारायण उनके लीडरों का ये कहना था कि हम अगले दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली निकालने वाले हैं। इसके बाद क्या था, इंदिरा गांधी समझ गई थी कि अगर 25 तारीख को पूरी सत्याग्रह हो गया तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने जून 25, 1975 को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद
से मिल गई, क्योंकि देखिए अब इंदिरा गांधी को कैसे भी करके अपनी पोस्ट को बचाना था, क्योंकि अगर सत्याग्रह शुरू हो जाता तो इंदिरा गांधी पे प्रेशर आ गया था कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो उसी दिन, कह सकते उस दिन नहीं, मतलब उसकी रात को ये प्रेसिडेंट से मिल गई। प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इनसे मिली रात को और इनको बोला कि अब देश में ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि हमको इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी कब लगती है कि एक तो जब एक्सटर्नल अटैक होता है तब, दूसरी बात यह होती है कि या तो देश के अंदर की कंडीशन खराब हो जाती है, कोई सिविल वॉर हो जाता है। तो इनका यह कहना था कि अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि हमको पूरी तरह से इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। और इमरजेंसी फाइनली देखिए अब ये प्रेसिडेंट से क्यों मिली, इमरजेंसी खुद लगा सकती थी ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी। यहां ये समझना है, इसलिए ये राष्ट्रपति के पास गई थी फखरुद्दीन अली अहमद से, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति नहीं साइन करेगा तब तक देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी। इसलिए इन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद से मिली और उनको पूरी तरीके से कंडीशन बताई कि देश की कंडीशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है और अब ऐसी वक्त आ चुका है कि हमको इमरजेंसी देश में लगानी चाहिए, अदरवाइज कोई सिविल वॉर हो सकता है, इनका यह कहना था। तो देखिए राष्ट्रपति ने इनकी कहीं ना कहीं बात मान ली और राष्ट्रपति ने अब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। पहले जो गुजरात में इमरजेंसी लगी थी वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगी थी। अब यहां ध्यान देना है कि अब जो पूरे देश में इमरजेंसी लगेगी ना, तो वो लगेगी 352 के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरे देश में जब इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगती है और किसी एक स्टेट में अगर इमरजेंसी लगानी होती है तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगती है। तो अब जो पूरे देश में इमरजेंसी लगेगी वो 352 के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहां पे फखरुद्दीन अली अहमद ने पूरी तरह से डिक्लेरेशन कर दिया कि हाँ मैं आपकी बात मान लेता हूं और अब देश में इमरजेंसी लग जाएगी। और बात वही है कि जब देश में इमरजेंसी लग जाती है तो पूरी तरीके से सारा जितना भी रिवोल्ट हो रहा है उसको दबा दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। हड़ताल नहीं हो पाती, स्ट्राइक नहीं हो पाती, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, किसी को परमिशन नहीं रहती, यहां तक कि लोगों को घर के बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं रहती। तो माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो इलीगल तरीके से लगाई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोई सिविल वॉर होगा तब इमरजेंसी लगाई जाएगी। लेकिन इस वक्त तो लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ये इमरजेंसी तो लगना ही नहीं चाहिए थी। अपोजिशन के लीडरों का ये कहना था कि ये जो आपने इमरजेंसी लगाई है ना गलत तरीके से लगाई है। खुद कांग्रेस के लीडरों का भी ये कहना था कि इस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इमरजेंसी लगा देना जबरदस्ती, ये बहुत गलत है। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का कह सकते हैं डिक्लेरेशन कर दिया और जैसे ही इमरजेंसी लगी तो देखिए, हालांकि ये उस समय का पिक नहीं है, फोटो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का ही होगा कि इंदिरा गांधी गई होंगी पुलिस और अपनी आर्मी के पास और उनको बोला होगा कि अब आप ही का काम है पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम करना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना। और उन्होंने पूरी परमिशन दे दी पुलिस और आर्मी को और पूरे देश में पुलिस और आर्मी बिखर गई और रात को ही, कह सकते हैं मिडनाइट को ही, जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी थी और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया था, तो पूरी तरह से फाइनल ऑर्डर आ गया था। तो पूरी तरह से रात को ही सारे कह सकते हैं जो न्यूज़पेपर हैं उनको बंद कर दिया गया कि कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जाएगी, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको खत्म कर दिया गया, उनकी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे रोक लगा दी गई और उनसे कहा गया कि अगले दिन जो भी न्यूज़ जाएगी उसको पहले सरकार चेक करेगी, गवर्नमेंट की बिना परमिशन के कोई भी न्यूज़ नहीं जाएगी। अब सारे पॉलिटिकल लीडरों को अरेस्ट करके जेल में ठूस दिया गया, हजारों लोगों को जेल में भर दिया गया, पूरी तरह से प्रोटेस्ट रुक गए और लोगों को घर में बंद कर दिया गया। इस तरह से ये थी इमरजेंसी और इसकी काफी लोगों ने कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो या मीडिया हो, उन्होंने काफी विरोध किया था। इस तरह से अधिकार नहीं छीन सकती हैं और ये इमरजेंसी लगाने का कोई तरीका नहीं होता है कि आपने लोगों के अधिकार ही उनसे छीन लिए और इमरजेंसी लगा दी गई। लेकिन इमरजेंसी फाइनली लग गई थी और सरकार का जैसे ही ये डिसीजन हुआ तो हड़ताल, जो मूवमेंट, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो सब रुक गए और जो प्रेस सेंसरशिप फॉलो हो गई कि प्रेस में जो भी न्यूज़ जाएगी वो गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर तो अब जाएगी ही नहीं, इस तरह का। फिर इसके बाद क्या था, देखिए रात को ही सबको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अपनी कैबिनेट के मेंबरों को इंदिरा गांधी को बताना भी था, क्योंकि यह भी है कि बिना कैबिनेट की परमिशन के इमरजेंसी नहीं लगेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की कोई परमिशन नहीं ली थी, सिर्फ फखरुद्दीन अली अहमद से मिल गई थी। अब नेक्स्ट डे जून 26, 1975 को नेक्स्ट डे सुबह ही यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का उनको बताया था। यानी इंदिरा गांधी ने नेक्स्ट डे बताया था, रात को इमरजेंसी लगा दी थी और सुबह उनको बताया गया सारी कैबिनेट के मेंबरों को, क्योंकि देखिए एक प्रधानमंत्री जो है ना अपने कैबिनेट के सपोर्ट से ही काम करता है।
तो कैबिनेट का पूरा सपोर्ट होना चाहिए प्रधानमंत्री का। तो यहाँ पे कैबिनेट के मेंबरों को जब पता चला कि कुछ लोगों को तो रात को ही पता चल गया था कि इमरजेंसी लग चुकी है, बहुत लोगों का अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी को इंदिरा गांधी ने सुबह बुलाया और उनको बताया गया, तो यहाँ पे सबको लग रहा था कि इंदिरा गांधी ने ये जो इमरजेंसी लगाई है पूरी तरह से गलत तरीके से लगाई गई है, और इस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे काम को ठप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त कोई काम नहीं होता है, पूरी तरह से सेना व पुलिस देश में हो जाती है, किसी को कोई परमिशन नहीं होती, ना कोई रिवोल्ट होगा ना कोई काम होगा। तो हालांकि इन्होंने कोई विरोध नहीं किया इंदिरा गांधी का, ना उनके कोई अगेंस्ट गए, क्योंकि उस समय माना जाता था इंदिरा गांधी के कोई अगेंस्ट नहीं जा सकता है, न जा सकता था। तो इन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन ये सब भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे कि इस तरह से इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है। अब इमरजेंसी लग चुकी थी, तो देखिए यहाँ पे अब एक चीज समझना है कि इंदिरा गांधी ने क्या चेंजेस करे थे। अब यहाँ पे आएगा सबसे पहला चेंजेस ये था कि देखिए इमरजेंसी लगाई थी 21 ये जून को, इमरजेंसी लगाई थी जून 25 जून 1975 को। तो इमरजेंसी लगाने के बाद में ये होता है कि इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल ऑर्डर होता है कि अगर गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है कि गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी लगाई है वो सही तरीके से लगाई है कि नहीं, और अगर गवर्नमेंट सही तरीके से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इमरजेंसी नहीं लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को चेंज कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये परमिशन होती है कि वो इमरजेंसी को हटा भी सके। तो इंदिरा गांधी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस कर दिया था, इसको माना गया था 38वां अमेंडमेंट। अब आएगा ये 38वां अमेंडमेंट था, इसको ध्यान रखना आप। 38वां अमेंडमेंट था, 38वां संविधान संशोधन कर दिया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने यह करा था कि सुप्रीम कोर्ट से इमरजेंसी की जो जांच का अधिकार था वो भी छीन लिया था। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी ने यह करा था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से अगर इमरजेंसी सरकार लगा रही है तो उसकी जांच नहीं कर सकता, जबकि इसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और अगर इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई होगी तो उसको खत्म भी कर सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने 38वां अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिया था, संशोधन कर दिया था, बदलाव कर दिया था, और उसमें यह कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस तरह की कोई जांच करने का अधिकार नहीं है। तो अपोजिशन पार्टी के लीडरों का भी ये कहना था, लोगों का भी कहना था कि अगर इंदिरा गांधी ने सही तरीके से इमरजेंसी लगाई है तो वो सुप्रीम कोर्ट से जांच करने का राइट्स क्यों छीन रही है। लेकिन इंदिरा गांधी का कहना यह था कि अभी के लिए यही ठीक है, बिल्कुल जांच करने का जो राइट्स होता है सुप्रीम कोर्ट का नहीं है और ना उसकी कोई न्यायिक समीक्षा होगी। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि इन्होंने खुद ने ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काफी ज्यादा चेंजेस करे थे। इसके बाद इन्होंने एक और चेंज किया था, इन्होंने लगाया था 39, फिर आया था 39वां अमेंडमेंट। ये 39, ये ध्यान रखना, ये 39वां अमेंडमेंट करा था इन्होंने, मतलब 39वां संविधान संशोधन करा था, जिसमें इंदिरा गांधी ने ये चेंज कर दिया था कि देखिए इसमें ये होता है कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन हुआ था उस पर बोला था कि प्रधानमंत्री का इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा था पूरी तरीके से करप्शन से लड़ा था और गलत तरीके से इलेक्शन जीता है। तो 39वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने यह कर दिया था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अगर उसका इलेक्शन अगर होता है तो उसकी भी जांच का अधिकार ना तो हाई कोर्ट के पास रहेगा ना सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ा चेंजेस था कि उनसे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका इलेक्शन अब कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार ना तो हाई कोर्ट के पास रहेगा ना सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। जबकि इसके पहले यह था कि अगर इनके इलेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है तो हाई कोर्ट भी उसकी जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने, इंदिरा गांधी ने चेंजेस कर दिया था कि नहीं कर सकता। तो जब ये चेंजेस कर दिया था तो जाहिर सी बात है ये कि जो इंदिरा गांधी के जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस डिसीजन को भी पलट दिया था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा और इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिया। इसका मतलब क्या था कि इंदिरा गांधी ने सही तरीके से इलेक्शन लड़ा है, या तो उसकी जांच का अधिकार ही नहीं है, आप जांच ही नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक चेंजेस था जिसके कारण लोगों का कहना यह था कि इंदिरा गांधी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये चीज कर दी थी। तो ये दो चेंजेस अभी समझ लीजिए। इसी तरह से इनका जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे काफी कंट्रोवर्सी भी चली थी और काफी कंट्रोवर्शियल है ये इमरजेंसी, क्योंकि अगर इंदिरा गांधी सही होती तो इस तरह के चेंजेस ना करती। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए
जून 30 में 1975 में द मीसा मेंटेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वाज अमेंडेड थ्रू द एन ऑर्डिनेंस। मीसा एक एक्ट होता है जो 1971 में बना था। मीसा एक एक्ट वो होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसे समझना यही कि आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो जो गिरफ्तार करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, उसको अरेस्ट करने के पहले रीजन बताते हैं, उसको उसकी फैमिली से मिलने की भी परमिशन होती है, उसको वकील करने की भी परमिशन होती है। और दूसरी बात यह होता है कि जिसको अरेस्ट किया जाता है ना, उसको 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते हैं। फाइनल डिसीजन कोर्ट लेता है कि उसको 24 घंटे के बाद जेल में रखना है या नहीं। लेकिन मीसा एक एक्ट ये भी इंदिरा गांधी के समय बना था, जिसमें 1971 में ही बना था और इसका पूरा यूज 1975 में हुआ था। इसमें यह था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको उसका कारण बताने की जरूरत नहीं है, उसको उसके फैमिली मेंबर से मिलने की जरूरत नहीं है, और यह भी नहीं है कि उसको 24 घंटे जेल में रखेंगे, उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए हम जेल में रख सकते हैं। ये एक एक्ट था, लेकिन ये एक्ट नॉर्मल पर्सनों पे नहीं था, ये उन लोगों पे था जो बहुत बड़े देश के द्रोही हैं, आतंकवादी हैं, जिन पे कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, उनके लिए बना हुआ था। लेकिन इस एक्ट का यूज इंदिरा गांधी ने इस समय कर दिया था और इसमें भी थोड़ा चेंजेस कर दिया था और इसको आम पब्लिक के लिए पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी को दे दिया था कि आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पावर देते हैं कि लोगों का अरेस्ट कर लिया जाए, और गवर्नमेंट बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ट्रायल के लोगों को अरेस्ट कर सकती है और बिना कोई रीजन बताए। तो ये एक एक्ट इंदिरा गांधी ने उस समय फॉलो करा था, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया था कि ये एक्ट आम पब्लिक के लिए नहीं है कि इस तरह से आप उन लोगों को अरेस्ट कर लोगे बिना रीजन बताए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको भी फॉलो करा था। और साथ में ही 1 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस करा था 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड रिफॉर्म्स। इंदिरा गांधी ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था जिनका कहना था कि देश से गरीबी हटाना है और अगर हमको कुछ अच्छे काम करना है तो हमको कड़े डिसीजन लेना पड़ेंगे। ये कुछ इन्होंने करा था कि अगर हमको समाज के सुधारना है, सोशल रिफॉर्म्स लाना है, तो हमको ये कदम उठाने ही पड़ेंगे और हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या था, देखिए इसी मीसा एक्ट के अकॉर्डिंग जुलाई 5, 1975 को 26 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात इस्लामी वर बैन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस और जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया था क्योंकि ये लोग इंदिरा गांधी का काफी विरोध कर रहे थे। आरएसएस और जमात इस्लामी हिंद, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन थे, इन लोगों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था क्योंकि इन पे इल्जाम आया था कि देश की सुरक्षा को बर्बाद कर सकते हैं। तो इनको भी पूरी तरह से इंदिरा गांधी ने बैन लगा दिया था इन पे कि इन पे बैन लगा दो और जितने भी आरएसएस के, जमात इस्लामी के, इनको सबको अरेस्ट कर लिया जाए मीसा अकॉर्डिंग और अनलिमिटेड के टाइम के लिए इन लोगों को जेल में रखा जाए। तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद में देखिए, जब भी यहाँ पे देखना है कि जुलाई 23, 1975 द राज्यसभा वोटेड इन द फेवर ऑफ इमरजेंसी एंड द नेक्स्ट डे द लोकसभा आल्सो पास्ड इट। देखिए देश में कोई भी काम होता है ना तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की परमिशन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिया हुआ है कि इमरजेंसी लगाने के बाद उसको भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की परमिशन होनी चाहिए। तो इमरजेंसी लगाई थी जून में, लेकिन उसकी परमिशन ली थी राज्यसभा और लोकसभा से, देखिए जुलाई 23 को, जबकि 21 को तो इमरजेंसी लगाई गई थी, 21 जून को लगा दी गई। तो उसके एक महीने बाद राज्यसभा ने इसके फेवर में वोट डाला था कि हाँ इमरजेंसी सही है, और लोकसभा ने भी इसके फेवर में वोट डाल दिया था कि बिल्कुल इमरजेंसी सही है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि इमरजेंसी तो देखिए, इमरजेंसी की कंडीशन को सडन बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी दिया हुआ है कि इमरजेंसी तो सडन लगानी पड़ेगी। तो ये हो सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा से आप बाद में परमिशन ले ले। तो इनने यहाँ पे बाद में जो परमिशन ली थी इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, बाद में तो परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि इमरजेंसी की तो कंडीशन सडन बनेगी। तो सडन तो लोकसभा और राज्यसभा में उसको हम बिल को पास नहीं करवा सकेंगे। तो वो तो बाद में जो परमिशन ली थी इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, ये तो होता ही है। लेकिन ये जो बाकी के जो इन्होंने काम करे थे वो काफी उस पर कंट्रोवर्सियां हो गई थी, तो इनको बैन कर दिया गया पूरी तरह से। अब अगस्त 5, 1975 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया था इम्पोज मीसा। मीसा वही कानून होता है जिसमें अगर अरेस्ट कर लिया जाता है किसी पर्सन को तो उसको रीजन बताने की जरूरत नहीं होती। तो 1 लाख लोगों का अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, विजय राज शिंदे, सिद्धार्थ नाथ, के स्टालिन, ये बड़े बड़े सारे लीडरों को बिल्कुल जेल में डाल दिया गया था उस समय। तो और ये जो इमरजेंसी की कंडीशन बनती है इसमें एक चीज याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं होती है। मतलब इसमें ये माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और वो कुछ भी कर सकती है।
हालांकि कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मारपीट कर देंगे, लेकिन सारा देश चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। मतलब हमारा जो कंट्री है, माना जाता है इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। फेडरल में ये होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर देश को चलाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में पूरा देश सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, मतलब पूरी पावर उनके हाथ में आ जाती है। तो ये मीसा के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि और इन पे ये था कि ना तो ये कोई रिट लगा सकते थे, ना ये कह सकते थे कि हमको गलत तरीके अरेस्ट से अरेस्ट किया गया, क्योंकि मीसा जो कानून है इसके अकॉर्डिंग इनको अरेस्ट करा था। हालांकि इस वक्त फिर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट में कई लोगों के रिश्तेदारों ने, वहां पर रिलेटिव्स लोगों ने याचिका लगा दी थी, दायर कर दी थी कि हमारे लोगों का अरेस्ट किया गया, वो गलत तरीके से किया गया। तो कई देश के कई हाई कोर्टों ने यह डिसीजन दिया था कि इमरजेंसी की कंडीशन में भी जब कोई पुलिस या कोई आर्मी किसी को अरेस्ट करेगी तो उसको रीजन बताना पड़ेगा, और अगर रीजन नहीं बता रहेंगे तो इस पर फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट कर सकता है। तो ये जब डिसीजन हाई कोर्ट ने दे दिया था, और किसी एक हाई कोर्ट ने नहीं दिया था, देश के कई हाई कोर्टों ने ये डिसीजन दिया था कि इमरजेंसी में भी अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, नॉर्मली कंडीशन में तो ये होता ही है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो रीजन बताना पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी में भी हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको उसका रीजन बताना पड़ेगा। आप इस तरह से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, और उसकी अगर अरेस्ट करने का तरीका गलत होगा तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा। तो इसके बाद में यही हुआ था, इंदिरा गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज किया था। तो 1976 में सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन के बदले सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो हाई कोर्ट के फैसले को चेंज कर दिया था, और उसका कहना यह था सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, ऐसी कंडीशन में जो सरकार है वो नागरिकों का अरेस्ट भी कर सकती है, और उनके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से छीन भी सकती है और लिमिटेड भी कर सकती है। तो माना जाता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन था, ये इंदिरा गांधी ने अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उनके फेवर में थे उनको वहां पे बिठाया था, और उन्हीं ने ये डिसीजन दिया था। अदरवाइज हाई कोर्ट का डिसीजन चेंज नहीं किया जा सकता था। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है कि 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डिसीजन दे दिया था कि इमरजेंसी की कंडीशन में लोगों का अरेस्ट भी किया जा सकता है, और जो उनका फंडामेंटल राइट्स होता है कि अरेस्ट करने के पहले उनको बताना या उनके जीवन जीने का अधिकार, वो भी सरकार ले सकती है। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल विवाद था इस पे, कि ये भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था, सब उनके इशारों पे कहीं ना कहीं हो रहा था। इसके बाद में फिर चेंजेस करा था 38, 39, 40, 41। अब एक और चेंजेस कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। जनवरी 9, 1976 द गवर्नमेंट सस्पेंडेड 7 फ्रीडम्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या करा था, यहाँ पे इंदिरा गांधी ने पास करवाया था 42वां अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन। 42वां अमेंडमेंट करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो अमेंडमेंट करा था इसमें ये था, देखिए इसके पहले ये था कि इमरजेंसी भी होगी तब भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए जा सकते, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये करा कि 42वां अमेंडमेंट कर दिया था, और इसमें यह कहा गया था कि इमरजेंसी की कंडीशन में लोगों के फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं, यहां तक कि उनका जीवन जीने का अधिकार भी सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब इस वक्त ये था कि इंदिरा गांधी के समय अगर किसी को गोली भी मार दी जाती तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं रहेगी, ना उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ये कर दिया था इंदिरा गांधी ने। और इसके बाद इंदिरा गांधी के पास पूरी पावर आ गई थी कि वो कहीं भी शांति और लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने के लिए किसी भी स्टेट में पुलिस और आर्मी को भेज सकती है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल काम था, जिसका लोगों ने काफी विरोध कर रहे थे कि इंदिरा गांधी इस तरह से चेंजेस क्यों कर रही हैं, जबकि आर्टिकल 21 को तो माना जाता है कि इमरजेंसी में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये होता है जीवन जीने का अधिकार। किसी से उससे जीवन जीने का अधिकार नहीं लिया जा सकता, किसी को जबरदस्ती गोली नहीं मारी जा सकती। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको भी क्रॉस यानी सस्पेंड कर दिया था कि नहीं, अगर इस कंडीशन में पुलिस और आर्मी के थ्रू अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या उसे गोली मार दी जाती है तो भी उसकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और इसी अमेंडमेंट के बाद जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब 5 साल तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने रह सकता है, तो उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया था। मतलब 1971 में इलेक्शन हुए थे, अब 1977 में होने वाले थे नेक्स्ट इलेक्शन। तो फाइनली ये करा था इन्होंने, अब 1 साल का और काम बढ़ा दिया था कि लोकसभा का जो सेशन होता है उसको 1 साल और बढ़ा दिया जाए। अब 1978 में इलेक्शन होंगे, मतलब 77 और 78 तक इलेक्शन होंगे। मतलब लोकसभा का जो सेशन होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको 6 साल का कर दिया था। तो ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें थी जो इंदिरा गांधी कर रही थी। और सबसे बड़ी ये थी कि आर्टिकल 21 को और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देना, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह का काम था। और फाइनली नवंबर 2
2 नवंबर 1976 को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया था लोकसभा में फॉर मेकिंग द कंट्री, और इसी से जोड़ा गया था। इसमें एक चीज थोड़ी अच्छी जोड़ी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना होती है जिसको प्रेम्बल बोला जाता है, इसमें ये 3 जो वर्ड्स हैं वो ऐड कर दिए गए थे इसी अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन बाकी अमेंडमेंट पूरा कंट्रोवर्सी में था ये। इसके बाद में फाइनली यही हुआ कि जब पूरी 21 मंथ का जो इमरजेंसी है वो कंप्लीट हुई। और एक चीज ये भी है कि देखिए, इमरजेंसी की कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया हुआ है कि इमरजेंसी की कंडीशन में लोकसभा का जो सेशन है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में ही था कि हाँ ठीक है, 1 साल का एक्सटेंड इंदिरा गांधी ने जो किया था वो तो कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट कर रहा है कि इमरजेंसी जब देश में लगी रहेगी तब लोकसभा का जो काम है उसको 1 साल तक के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट जब इमरजेंसी खत्म होगी उसके अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। तो अब टाइम आ गया था, देखिए 21 महीने की इमरजेंसी खत्म हो गई थी, लोकसभा का काम भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था सेशन, अब वो सेशन भी कंप्लीट हो गया था। तो अब अनाउंस हुए जनवरी 18 जनवरी 1977 को फ्रेश लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हो गए। अब तो करना ही थे, अब और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। तो फाइनली ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 5 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर बनी रही कैसे भी करके, भले क्योंकि उनको रिजाइन करना ही नहीं था, यहाँ पे ये माना गया। और तब तक के लिए उन्होंने पूरे देश का कामकाज भी ठप कर दिया, इमरजेंसी लगाई गई, हजारों लोगों का अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी रीजन के, और कई लोगों का तो था पता ही नहीं था, कह सकते हैं मिसिंग हो चुके थे, लोगों को मिले भी नहीं कि कई लोग कहाँ गए इस कंडीशन में। और फाइनली ये हुआ कि 18 जनवरी 1977 को फ्रेश लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे कि अब नए लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो जितने भी लीडर थे उनको खुद को जेल से छोड़ा गया, क्योंकि अब तो छोड़ना ही था क्योंकि नए इलेक्शन होंगे। और फाइनली ये हुआ कि जनवरी 20 में 1977 में एक्साइटिंग लोकसभा वाज डिसॉल्व, जो पहले की लोकसभा थी वो खत्म हुई और अब इंदिरा गांधी तैयार हुई कि हाँ अब मैं रिजाइन करूंगी। जब उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल और जो कह सकते हैं जो 5 साल तक उनको बने रहना था अपनी पोस्ट पे वो पूरा कर लिया, तब इंदिरा गांधी तैयार हुई कि ठीक है। बीच में उन्होंने रिजाइन नहीं करा, और बीच में ना रिजाइन करा, इसी के कारण ये कंट्रोवर्सी है कि इसी के कारण ये सब नाटक किया गया था, बहुत ज्यादा विवादित रहा ये। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सब हुआ, जनवरी 24 जनवरी 1977 को अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में कांग्रेस से भी इनके काफी विवाद हो गए थे, तो इन्होंने जनता पार्टी अपनी बना ली थी, जो आज की बीजेपी भी कहलाती है। जनता पार्टी उसी समय बनाई गई थी, एक अपोजिशन की पार्टी थी। और इस पार्टी का ये था कि इसने बाकी की सारी पार्टियों को भी अपने साथ मिला लिया था, और उनका ये कहना था कि अब कांग्रेस हटाओ के नारे के साथ हम हमारा इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी तरह से कांग्रेस को हटा दिया जाएगा। और फाइनली 11 फरवरी 1977 को हमारे जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उनकी डेथ भी हो चुकी थी। और उसके बाद में तो फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ यहाँ पे हुई थी 11 फरवरी 1977 को, ये भी याद रख लेना डेट। मार्च 16 1977 को जनता पार्टी अलाइज वोन 345 सीट्स इन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन खत्म हुए और पूरी तरीके से जनता पार्टी अब आ गई थी, क्योंकि कांग्रेस को तब कोई पसंद ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस तो आना ही नहीं थी इतनी बुरे काम के बाद, जो उनका बिल्कुल बेकार रिजल्ट रहा है उनके 5 साल का, उसके बाद में कांग्रेस तो आ ही नहीं सकती थी। तो अब जीती थी जनता पार्टी, और सारी पार्टियों ने मिलकर इसको बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस को तो आने ही नहीं देना, भले हम सबको एक कॉलिएशन यानी गठबंधन बनाना पड़े। तो जनता पार्टी को तो हालांकि कम सीट मिली थी, लेकिन सारी पार्टियों को मिलाकर उनके 345 सीट्स मिल गई थी जनरल इलेक्शन में। और फाइनली ये हुआ था कि अब 21 मार्च 1977 को 21 मंथ की इमरजेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 21 महीने तक इमरजेंसी रही थी, 21 महीने तक लोगों को घर में बंद रखा था, इंदिरा गांधी ने जेलों में बंद करके रखा। तो माना जाता है कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश के कामकाज ठप करके 21 मंथ तक, यानी 2 साल से भी ऊपर हो गए, मतलब समथिंग समथिंग 2 साल ही हो गए हैं, हो गए थे उस समय, 2 साल तक लोगों को घरों में और जेलों में बंद रखा गया था। तो अब खत्म हो गई थी, और अब नए प्रधानमंत्री बन गए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को प्राइम मिनिस्टर के पद की शपथ ग्रहण करी थी। नए प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई। ये पहले कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे और इंदिरा गांधी के काफी नजदीकी भी रहे थे, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़कर एक जनता दल बना लिया था अपने जनता पार्टी से, और उसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हालांकि लोग जयप्रकाश नारायण को भी इस समय पसंद करते थे, लेकिन फाइनली मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए थे।
अब कुछ अलग चीज़ों पे बात करते हैं कि कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो कंट्रोवर्सी क्या थी कि आखिर इमरजेंसी क्यों लगाई गई? देखिए, यहाँ ये था कि इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है तो वो यही है कि इमरजेंसी। इसलिए हमको इसको पढ़ना ज़रूरी है कि इमरजेंसी आम कंडीशनों में नहीं लगाई जा सकती। इमरजेंसी की कुछ कंडीशनें होती हैं। इस तरह से लोकतंत्र के कामकाज को ठप नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जैसे ही 1977 में जनता सरकार आई थी, उन्होंने एक शाह कमीशन बनाया गया था। शाह कमीशन बनाया गया और उसको ये काम दिया गया कि अब आप ये देखें कि इमरजेंसी सही थी या गलत थी। तो शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्टें पेश करी थी और वो रिपोर्ट दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में भी दी गई थी कि इस पे देख लीजिए कि इमरजेंसी सही थी या गलत थी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में ही पास होने के बाद पास करी थी इमरजेंसी के लिए। तो शाह आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने भी शाह आयोग को एक लेटर लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह से उनका फेवर करते हुए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अपोजिशन को सरकार का काम कर देना चाहिए था। और बार बार स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे लोकतंत्र के कामकाज ठप हो रहे थे। तो मुझे मजबूरन इमरजेंसी लगानी पड़ी, अदरवाइज मैं भी नहीं चाहती थी। तो इंदिरा गांधी ने अपना फेवर किया था, लेकिन ये माना गया था कि इमरजेंसी तो बहुत गलत तरीके से लगाई गई है। फिर वाज द इमरजेंसी नेसेसरी? क्या इमरजेंसी जरूरी थी? तो इससे पहले तो मैं बता रहा हूं ना, इमरजेंसी लगाई नहीं गई थी। इस तरह के इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण इमरजेंसी कभी नहीं लगी थी। हाँ, 1962 में चीन से युद्ध हो रहा था, वो है कि एक्सटर्नल अटैक होगा तो हम इमरजेंसी लगाएंगे। 1965 में भी इमरजेंसी लगी थी भारत पाकिस्तान वॉर के समय, क्योंकि वो तो है ही से। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस का क्या मीनिंग है? अब यहाँ पे ये सबसे बड़े कंट्रोवर्सी ये थी कि इंटरनल डिस्टरबेंस, इंदिरा गांधी का कहना यह था कि इंटरनल डिस्टरबेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके कारण मैंने लगाई। तो इंटरनल डिस्टरबेंस किस टाइप का? दूसरे जयप्रकाश नारायण और दूसरे अपोजिशन के लोग और आम लोगों का ये कहना था कि इंटरनल डिस्टरबेंस ये नहीं होता है कि आम पब्लिक को प्रोटेस्ट करने से आप रोक लें। हमको हमारे अधिकार मांगने से आप नहीं रोक सकते। हमारा अधिकार है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये परमिशन दे रहा है कि हम हमारा एसोसिएशन बना सकते हैं और पीसफुली रिवोल्ट कर सकते हैं। हमने तो कोई हथियार भी नहीं उठाए, किसी ने कोई हथियार नहीं उठाए थे उस समय। हाँ, नक्सलाइट मूवमेंट जल चला था, लेकिन नक्सलाइट मूवमेंट का इस इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं था। तो माना जाता है कि वो एक अलग चीज थी, हथियार नहीं उठाए गए और आपने बिना किसी कारण से इस तरह से इमरजेंसी थोप दी लोगों पे और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए जो कि बिल्कुल इलीगल थे। सुप्रीम कोर्ट के कह सकते हैं चीफ जस्टिसों को हटाया गया था उस समय, कह सकते हैं। तो लेकिन इंदिरा गांधी का काम यही था कि आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे और ये था इंदिरा गांधी का कहना कि उस आयोग को, जो इंदिरा गांधी ने कमीशन को लेटर लिखा था, उसमें कहा था कि विनाशकारी ताकतें हमारे प्रगतिशील काम के में अड़ंगे डाल रही थी, इसलिए इमरजेंसी मैंने लगाई थी और मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ और देश को अच्छा, कह सकते हैं, एक सोसाइटी देना चाहती थी और मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिसके कारण इमरजेंसी लगाई थी। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द इमरजेंसी? तो वो इंदिरा गांधी का कहना था। इमरजेंसी के समय हुआ क्या? देखिए, इस समय माना जाता है हजारों लोगों को बिना किसी रीजन के जेल में डाला गया। बहुत से लोग तो मिसिंग हो गए थे, पता ही नहीं था। 676 जो लीडर थे बड़े, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनको 21 मंथ तक जेल में रखा गया और टोटल 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। और ये जो संजय गांधी थे, इंदिरा गांधी के छोटे लड़के माने जाते हैं, इन पर यह ब्लेम आ गया था कि इन्होंने गरीबों को बिल्कुल हटा दिया था। दिल्ली और के आसपास पूरी गरीब बस्तियों का ही सफाया करवा दिया था और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लोगों के साथ कुछ तो भी काम करा इन्होंने। संजय गांधी पे बहुत इल्जाम थे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वस एक्टमी करी, मतलब जबरदस्ती पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई और लोगों को मारा गया, पीटा गया और बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने पुलिस और आर्मी का यूज करा था। तो इस तरह से इन पे बहुत ब्लेम आए थे संजय गांधी पर। इसके बाद में रिफॉर्म्स आफ्टर इमरजेंसी। तो देखिए, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, तो रिफॉर्म्स क्या थे, सुधार क्या थे? तो देखिए, 1977 में जब इमरजेंसी के बाद नई सरकार आई थी तो सबसे पहले तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट पास करे थे। वो अमेंडमेंट थे कि 43, अब यहाँ पे ये समझना है कि 43 वो अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसमें ये था, ये 43 वो अमेंडमेंट पास करा था। ये था जनता पार्टी ने। इसमें ये था 43 वो अमेंडमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो उनके राइट्स इंदिरा गांधी ने छीन लिए थे वो वापस कर दिए थे। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंदिरा गांधी ने चेंजेस किए थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो राइट्स छीन लिए थे वो वापस कर दिए थे इस अमेंडमेंट को फॉलो करवा के। ठीक है ना, ये जनता पार्टी ने करा था। दूसरा ये करा था कि एक 44वां अमेंडमेंट भी कर दिया था जनता पार्टी ने। ये भी बहुत बढ़िया काम था। 44वां अमेंडमेंट कर दिया था जिसमें
ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जितने भी उसमें इस समय चेंजेस किए गए थे इंदिरा गांधी के समय, वो सब कैंसिल कर दिए गए। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जैसा था वैसा ही हो गया था। तो ये दो अमेंडमेंट करे थे। एक 43वां अमेंडमेंट करा था जनता पार्टी ने आने के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके सारे राइट्स वापस दे दिए गए थे जो थे वो। और 44वां अमेंडमेंट किया था, मतलब 44वां संवैधानिक संशोधन करा था, जिसमें हमारा संविधान जो जैसा था वो वैसा ही हो गया था, और उसमें पूरी तरीके से बदलाव मान्य नहीं रहा था इंदिरा गांधी के टाइम का। तो ये दो चीजें करी थी इन्होंने। और दूसरी बात ये था कि अब यहाँ पे डिस्क्राइब करना था कि इमरजेंसी किन कंडीशनों में लगाई जाएगी। तो इमरजेंसी की कंडीशनों को भी इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था कि इमरजेंसी सिर्फ इंटरनल इमरजेंसी, देखिए एक्सटर्नल इमरजेंसी तो हर वक्त लगाई जाएगी जब भी हमारा किसी दूसरी कंट्री से युद्ध होगा, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस का मीनिंग निकाला था पूरा, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई हथियारबंद ग्रुप देश में लड़ने को तैयार हो जाएगा तब इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी सशस्त्र विद्रोह के समय में, इसको बोलेंगे सशस्त्र विद्रोह के समय में ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अदरवाइज इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। और सशस्त्र विद्रोह का यह था कि हथियारबंद ग्रुप, मतलब हजारों लोग अगर हथियार लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे लड़ने के लिए तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी, अदरवाइज इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात यह है कि अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसके लिए जो कैबिनेट रहेगा यानी मिनिस्ट्री रहेगी, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री के जितने भी मिनिस्टर रहेंगे वो प्रेसिडेंट को एक रिटर्न लेटर देंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा। क्योंकि अभी जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें मिनिस्ट्री तो थी ही नहीं, सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने से इमरजेंसी लग गई थी। तो ये चेंजेस आए थे, ये रिफॉर्म्स आए थे कि एक तो हथियारबंद ग्रुप जो भारत में या लेके निकल जाएगा हथियार तब इमरजेंसी लगाएंगे, दूसरी बात मिनिस्ट्री अगर रिटर्न लेटर देगी तो ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो अब इमरजेंसी लगाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, हटाना मुश्किल नहीं है। तो ये था। और फिर ये था कि आर्टिकल 21 को किसी भी कंडीशन में, यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 21 था इसको किसी भी कंडीशन में बैन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21, एक आर्टिकल 21 मान लो, और एक आर्टिकल 22 फर्स्ट होता है, जिसमें किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करते हैं तो उसको अरेस्ट करने के बाद रीजन बताना पड़ता है। तो आर्टिकल 21 यानी कि जीवन का अधिकार, किसी भी व्यक्ति से इमरजेंसी के समय भी जीवन जीने का अधिकार नहीं लिया जा सकता, ये भी कर दिया था। और आर्टिकल 22 फर्स्ट में ये करा था कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे इलीगली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसे अरेस्ट करने के पहले प्रॉपर कारण बताना पड़ेगा, और अगर कारण नहीं बताते तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, और अगर उसे इलीगली अरेस्ट किया जाएगा तो हाईकोर्ट उसे छोड़ सकता है। तो ये चेंजेस कर दिए गए थे इसमें, ये था, ये ध्यान रखना ये सब चीजें। अब पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, इसमें एक चीज और है कि देखिए जितने भी इंदिरा गांधी ने चेंजेस करे थे ना, उनका जुडिशरी से कंट्रोवर्सी इसलिए भी हुई थी क्योंकि एक केशवानंद भारती का मामला भी हुआ था इंदिरा गांधी के समय में ही, हालांकि इमरजेंसी के पहले का था, इमरजेंसी के पहले का था केशवानंद भारती मैटर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी जब इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ये डिक्लेरेशन करा था केशवानंद भारती मामले में कि संविधान के ढांचे के साथ, जो मेन संविधान है, आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी तरह का संशोधन नहीं होगा, किसी तरह का वायलेशन नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि संविधान, मेन संविधान जो है, जो मूल संविधान है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, मतलब मेन ढांचे में चेंजेस नहीं करेंगे, उसका जो मेन स्ट्रक्चर में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो करे थे वो स्ट्रक्चर के साथ चेंजेस करे थे, तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट की कह सकते हैं पावर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने बहुत कम कर दी थी, जबकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा सुप्रीम कोर्ट की पावर सरकार की पावर से ज्यादा होती है, इसलिए भी इंदिरा गांधी पे काफी ब्लेम आया था। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, अब देखिए पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी क्या थी। बात वही है कि 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार गई थी, इमरजेंसी खत्म हुई थी, तब जो इलेक्शन हुए तो लोकतंत्र बचाओ के नारे से लड़ा था। डेमोक्रेसी सेव करना है अब हमको, कि डेमोक्रेसी बचा के रखना है, क्योंकि 21 मंथ तक डेमोक्रेसी देश में थी ही नहीं। सबका कहना था कि 21 मंथ तक देश में डेमोक्रेसी थी कहाँ, लगभग 18 महीने तक तो थी ही नहीं, बाकी के 3 मंथ तो इलेक्शन वगैरह हुए थे, तो 18 मंथ तक तो बिल्कुल इमरजेंसी डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के पास राइट्स ही नहीं थे, सबको जेल में डाला गया, तो बहुत सारे लीडर थे, तो बाद में कह सकते हैं इन्हीं ने एक जनता पार्टी बना ली थी। तो जनता पार्टी बन गई थी, जनता पार्टी में कई
और कांग्रेस के लीडर भी आ गए थे। बाद में इलेक्शन हुए थे जिसमें 154 सीट कांग्रेस जीती थी और जनता पार्टी ने 295 सीटें जीत ली थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो गई थी। कांग्रेस पूरे देश से खत्म नहीं हुई थी, नॉर्थ से गई थी, कह सकते हैं उत्तर भारत में ज्यादा इमरजेंसी का प्रभाव पड़ा था, तो उत्तर भारत से कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस की सरकार चली गई थी। लेकिन महाराष्ट्र, उड़ीसा और दक्षिण में तो कांग्रेस को फिर भी सीटें मिल गई थी। तो यहाँ ये चीज थी। दूसरी बात यह है कि जनता पार्टी आ तो गई थी, लेकिन जनता पार्टी में खुद में ही आपस में काफी लड़ाई झगड़े थी, काफी कंट्रोवर्सियां थी। तो ये कह सकते हैं वो ज्यादा बदलाव नहीं ला पाए। मोरारजी जो देसाई जो हमारे नए प्रधानमंत्री बने थे, उनकी सरकार जो थी वो 18 मंथ के बाद ही गिर गई थी, क्योंकि वो उनकी मेजोरिटी नहीं रही थी, उनके आपस में ही मेजोरिटी नहीं थी। तो बाद में कांग्रेस जो बहुत कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल पार्टी बन गई थी, उन्हीं ने इनको समर्थन दिया था। वो तो बाद में इनकी सरकार चली थी। यानी मोरारजी देसाई भी 18 महीने के बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, फिर चौधरी चरण सिंह बने थे। लेकिन उसके बाद में फिर इनसे भी कह सकते हैं कांग्रेस ने समर्थन दिया था, तो चौधरी चरण सिंह बन गए थे। लेकिन कांग्रेस ने भी इनसे समर्थन वापस ले लिया था, तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो भी 4 मंथ के बाद में चले गए थे। लेकिन बाद में वही हुआ था कि 1980 में, यानी 1977 से 1980 तक ही सिर्फ जनता पार्टी रही, और इसमें भी बीच में 2 बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। यानी इनमें आपस में कोई इंटीग्रिटी नहीं थी, कोई यूनिटी नहीं थी, इनका कोई प्री प्लान नहीं था। वो तो ये था कि कांग्रेस के इमरजेंसी के कारण ये जीत चुके थे, लेकिन कोई प्री प्लान ना होने के कारण ये सरकार वापस गिर गई। और जो 1980 में इलेक्शन हुए थे उसमें एक बार फिर इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी और वापस जीत चुकी थी। तो माना जाता है कि विरासत में ही उनको ये पावर मिली थी इंदिरा गांधी को, और वो वापस उनके पास आ गई थी। और फाइनली इंदिरा गांधी वापस 1980 में बहुत बड़ी मेजोरिटी और बहुत भारी बहुमतों के साथ जीती और वापस देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।